हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल चिराग शेख। आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 7 है, जिससे हम कवर करेंगे रिमेनिंग सम्स ऑफ एक्सरसाइज 8.3। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 3 सम कंप्लीट किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। जी कुछ फॉर्मूला था NCX P ऑफ x Q ऑफ x बराबर क्यू n माइनस एक्स। क्लियर। मैंने आपको बताया था आपको जिस चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पहले उसके पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करो, उसका उल्टा करो, यानी कि अगर पॉसिबल वैल्यूज P मालूम है तो उसका रिवर्स करेंगे तो Q मिल जाएगा। और फिर देखना है कितने ऑब्जर्वेशन है और कितना आपको चाहिए, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x क्या चाहिए। क्लियर है। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards। कितने कार्ड्स विड्रॉ करना है, मतलब n का वैल्यू 5। एग्री, n मिल गया। आगे बढ़ते। फ्रॉम अ वेल shuffled cards of 52 find the probability that all the 5 cards are spade cards, only 3 cards are spade cards, नन इज स्पेड कार्ड। मतलब अपने को जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो प्रोबेबिलिटी किस चीज का है, स्पेड कार्ड का है। स्पेड मतलब फ्लावर जैसा रहता है ना, स्पेड कार्ड। तो टोटल स्पेड कार्ड कितने हैं अपने पास, मैंने बताया था आपको प्रोबेबिलिटी जब एक्सप्लेन किया था, कॉइन का डाइस का 13 बराबर है। तो आई कैन से अगर P ऑफ x, P फॉर x मतलब 13 आउट ऑफ 52 है, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 13 1 जा 13 4 जा, तो प्रोबेबिलिटी फॉर x फॉर स्पेड कार्ड कितना है। अरे ये समझा समझा, तो इसका उल्टा भी तो निकल सकता है, q इज इक्वल्स टू, समझा ना। एक का पॉसिबिलिटी 4 में से एक इसका है तो बाकी रिमेनिंग 3 किसका है, q का है। ये समझ में आ गया, मिल गया। अब फर्स्ट वन पे जाते हैं। तो फर्स्ट वन में ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड कार्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू क्या है। अरे बात समझा समझाइए, दिस इज इक्वल्स टू n कितना 5, सी x का वैल्यू 5 ही, यहाँ पे 5 ही चाहिए ना। अरे समझा ना। p का वैल्यू 1/4 रेज टू 5 इंटू 3/4 रेज टू 5 माइनस 5, समझा ना ये। चलिए 5c5 मतलब 1 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर है ना। मैंने डायरेक्ट लिखा इंटू 1/4 रेज टू 5 इंटू 1, 0 का पावर 1 हो जाता है। अरे ये समझा। तो आपको चाहिए तो 1/4 टू द पावर ऑफ 5 लिख के छोड़ दो, या तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 बार मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। समझा, क्योंकि 1 का पावर 5 टाइम्स तो 1 ही आने वाला है। ये तो समझा ना। सेकेंड वन क्या चाहिए इसके अंदर, देखो ओनली 3 स्पेड कार्ड, 3 स्पेड कार्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5c3। p का वैल्यू है 1/4 रेज टू 3, 3/4 रेज टू 5 माइनस 3। अरे समझा, विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अरे समझा ना, 5 माइनस 3 बराबर है 1/4 टू द पावर 3, 3/4 टू द पावर 2। ये समझा। चलिए ठीक है, 5 4 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 1/4 इंटू 4 इंटू 4, क्यों है ना, करना है तो करो, नहीं तो वैसे भी कोई इशू नहीं है इसमें। 3 इंटू 3 4 इंटू 4। अरे ये समझा, 3 फैक्टोरियल कैंसल, 5 इंटू 4 2 इंटू 1 इंटू 1/4 इंटू 4 इंटू 4 9/4 इंटू 4। एक 4 कैंसिल कर सकता हूं, समझा। और कुछ कैंसल नहीं, 9 5 जा
45, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 16 का स्क्वायर 256, क्या बात है, 256 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके आंसर आई होप लिख सकते हो। समझ में आ गया सब? क्लियर मनीषा? मनीषा थर्ड वन और कुछ भी जाए, जीरो, जीरो नहीं, नन इज पेड, नन इज पेड मतलब एक भी पेड नहीं, मतलब जीरो ही चाहिए इसको। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू, बोले तो 5c0, p ऑफ 0, q ऑफ 0 मतलब 5 माइनस 0 बराबर है। तो 5c0, 0 फैक्टर इज ऑलवेज 1, हाँ या नहीं? और इसका भी आंसर 1 ही आने वाला है। कैसे? 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, अरे हाँ, 1/4 टू द पावर 0, 3/4 टू द पावर 5, ये समझा? ये भी 1, ये भी 1, ये रह जाएगा, तो 3/4 टू द पावर 5। आपको चाहिए तो इसको सॉल्व कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 5 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 बार। समझ में आया? पक्का? बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब produced by a factory will fuse after 200 days of use is 0.2. Let x denote the number of bulb out of 5. मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में n का वैल्यू कितना है और बल्ब फ्यूज होगा उसका पॉसिबिलिटीज कितना है दिया है। देखो, बल्ब फ्यूज होगा उसका पॉसिबिलिटी दिया है 0.2, बोला है ना, 200 दिन यूज करने के बाद बल्ब फ्यूज होगा उसका पॉसिबिलिटी दिया है 0.2, बराबर है। हमको 5 बल्ब सिलेक्ट करना है, मतलब n का वैल्यू 5 लेना है और प्रोबेबिलिटी 0.2। p का वैल्यू मिला तो q का वैल्यू मिलेगा 0.8। सर ऐसा क्यों आपने लिख दिया? आप करके देखो, पॉसिबिलिटीज का आंसर हमेशा 1 होता है, तो ये 0.2 है तो ये 0.8। सर कैसे? तो मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया था, 1 माइनस p कर दो, समझा? तो 1 माइनस पी करके करोगे तो भी आंसर 0.8 आएगा। पी, क्यू और एन मिल गया, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट वन क्या चाहिए उसको देखो जरा, दैट द 200 डेज के बाद पहला है x इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0, तो इधर आएगा 5c0, 0.2 रेज टू 0 बराबर है 0.8 रेज टू 5 माइनस 0। इसका आंसर 1 इंटू 1 इंटू 0.8 रेज टू 5, इसका आंसर 0.8 रेज टू 5 चलेगा। डन, समझ रहा है ना सब? चलिए ठीक है, सेकेंड वन क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू 1 मतलब 1 और 1 से कम पॉसिबिलिटीज होना चाहिए। तो 1 या 1 से 1 पॉसिबिलिटीज कम मतलब 0 एंड 1, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू क्या निकालना है, 0 1, समझा ये? तो अपने को चाहिए 5c0, 0.2 रेज टू 0, 0.8 रेज टू 5 प्लस 5c1, 0.2 रेज टू 1, 0.8 रेज टू 4। अरे समझा ना, दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर 1। अभी ये सॉल्व किया आपने जीरो वाला, देखो लिख दो डायरेक्टली, समझा ना, जीरो सॉल्व किया ना मैंने, प्लस 5c1 का आंसर आएगा 5, कैसे सर, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 5 आएगा, इसलिए डायरेक्ट लिखा मैंने 5 इंटू 0.2 इंटू 0.8 रेज टू 4। अरे ये समझा, 5 इंटू 0.2 करो तो 1 आएगा, बराबर है, तो 0.8 रेज टू 5 प्लस 0.8 रेज टू 4, समझा ये? नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है इसके अंदर, बोलो जरा, प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 1, जरा ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 मतलब 1 नहीं चाहिए,
1 से बड़ा चाहिए, 1 से बड़ा मतलब 2 3 4 5, इतना सारा सॉल्व करने का क्या नहीं। तो ध्यान में रखना, कभी आपको है ना ज्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा ना तो रिवर्स कैलकुलेशन करने का, रिवर्स कैलकुलेशन करने का और उसको 1 से माइनस करने का। सर क्या बोले समझा नहीं। अब मुझे जो आंसर चाहिए था प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, 1 नहीं चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए। तो 1 से बड़ा मतलब 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। ये 4 नंबर का कैलकुलेशन करना है। तो 4 का कैलकुलेशन तो कर सकते हो आप, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ। इसको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए ना, तो इन सब को छोड़ के बाकी सब में कितना बचा है, सिर्फ 2। तो ये 2 का कैलकुलेशन सिंपल रहेगा, मतलब 1 का और 0 का, ये दोनों का कैलकुलेट करो और उसको 1 से माइनस कर दो। मैंने क्या बोला सुना आपने, वापस मुझे चाहिए 2 3 4 5, ये 4 कैलकुलेशन करना है। तो एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालूंगा, 3 निकालूंगा, 4 निकालूंगा, 5 निकालूंगा, सबको प्लस ही करना है, बराबर। तो मैंने बोला ये सब चीज चाहिए ना, ये मत कैलकुलेट करो। क्या नहीं चाहिए, 1 और 0 नहीं चाहिए, तो 1 और 0 का पॉसिबिलिटीज निकालो। फिर वो तो आपने निकाला अभी भी, मतलब वेरी गुड, उसको 1 से माइनस कर दो। तो ये 1 और 0 का है, उसको 1 से माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर ये 0.2 है तो 1 से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आंसर आता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे 1 से बड़ा चाहिए, मतलब 2 3 4 5 चाहिए, तो वो मत कैलकुलेट करो, उससे कम वाले कैलकुलेट करो, 0 और 1। समझ में? तो 0 और 1 का कैलकुलेशन अपने पास है, तो यहाँ पे मैं करता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल टू 1। समझा? दैट इज 1 माइनस 0.8 रेज टू 5 प्लस 0.8 रेज टू 4। अरे समझा क्या किया? अब आपको इधर 0.8 कॉमन लेके फिर माइनस करके करना है तो भी चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 1 विल बी 1 माइनस 0.8 के अंदर 0.8 रेज टू 4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास बच गया 0.8 प्लस 1, ये समझा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 रेज टू 4 1.8। समझा? ये क्लियर है? समझ रहा है ना? क्लियर? पक्का समझा? 100% समझा है? खत्म हो गया सब। कैलकुलेशन पार्ट है क्योंकि इधर पॉइंट में है, इसलिए मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक इतना ही सॉल्व करो, ठीक है मनीषा? और एक कुछ इसमें सॉल्व करना है, देखो क्या, प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है वो, पहले क्या था, ग्रेटर देन 1, यहां पे इक्वल टू का साइन दे दिया। इक्वल टू का मतलब इसको 1 भी चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। तो इतना सारा कैलकुलेशन से अच्छा क्या है, एक 0, मतलब इसका आंसर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0 कर दो, दैट इज 1 माइनस 0.8 रेज टू 5। समझा? क्लियर हुआ सम? तो इतना सारा कैलकुलेशन से रिवर्स कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है, ठीक है? कंप्लीट करो। 10 balls are marked with a digit 0 to 9. If 4 balls are selected with a replacement, what is the probability that none is marked 0? एक बॉक्स है, उसके अंदर 10 बॉल रखे, उससे नंबर्स लिखा हुआ है। अब नंबर्स 1 से 10 तक नहीं लिखा हुआ है, 0 से 9 तक लिखा हुआ है, बराबर है? कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं लिखा है वहां पे, कितने बॉल सिलेक्ट करने के, 4, मतलब n इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग, कौन सी बॉल सिलेक्ट करना है अपने को, वो बॉल जिसपे नंबर 0 है। तो 0 आने के चांसेस एक ही बार है, कितने बॉल में से, 10 बॉल में से, टोटल 10 बॉल है ना। तो मतलब फॉर गेटिंग 0 बॉल इज 1 आउट ऑफ, तो क्यू का वैल्यू क्या है, 9 आउट ऑफ 10। ये मिल गया। अब जब ये मिल गया तो आपको जो फाइंड करना है वो भी फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड करना है जरा देखो, तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नन इज मार्क 0। नन इज मार्क 0 मतलब जो भी बॉल मैंने सिलेक्ट किया उसमें 0 नहीं है। 0 नहीं है मतलब क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है।
मतलब इतना सारा सॉल्व करेंगे क्या? क्या करेंगे? 0 सॉल्व करेंगे और उसको 1 से माइनस करेंगे। बात समझ में आया क्या? तो पहले मैं फाइंड करता हूं प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 0। अपने को क्या चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज 0 ना। नन इज 0 मतलब एक भी 0 नहीं है। एक भी 0 है मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अरे बात समझ में आया? हाँ, तो इधर मैं सॉल्व करूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0। अरे बात समझाइए, क्लियर है? दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4c 0 1 अपॉन 10 रेज टू 0 9 अपॉन 10 रेज टू 3 सॉरी 4। ये समझा? पक्का समझा ना? चलिए ठीक है। 1 माइनस 4c 0 का आंसर 1 इंटू 1 इंटू 9 अपॉन 10। अरे ये समझा ना? चलिए ठीक है। 1 माइनस रेज टू 4 ना, 9 81 इंटू 81 अपॉन 10,000। अरे बराबर सॉल्व किया है और कुछ नया नहीं किया। तो 10,000 माइनस 81 इंटू 81 अपॉन 10,000 सॉल्व करना है तो, नहीं तो इतने पे लाके थोड़ा तो भी चलेगा। अरे बात समझा? ये आपका आंसर आ गया, खत्म हो गया सम। अरे सम समझ में आया? पक्का? बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7? इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट विथ 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने? टेस्ट कितने? 3 है। अब उसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर फ्रॉम द रैंडम चॉइस। पेपर कितने होने वाले हैं? 5 पेपर है ना, 5 क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी आंसर के लिए कितना है? तो 3 टेस्ट है, उसमें से आंसर राइट आने के चांसेस कितने? एक बार 3 में से एक बार हो सकता है राइट आंसर दे अपन, या तो 2 बार राइट आंसर दे, या तो 3 बार राइट आंसर दे, है नहीं? तो अगर एक बार राइट दे रहा हो तो बाकी 2 बार क्या दे रहा हूं? अरे ये समझ में आ गया? पढ़ लो का। अब मुझे फाइंड क्या करना है जरा देखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ what is the probability of candidate getting 4 or more correct answer? 4 और more मतलब 4 या 5? टोटल 5 पॉसिबल है ना, तो 4 आंसर राइट हो सकते हैं या तो 5 आंसर राइट हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर x विल बी 4 and 5। ये दोनों सॉल्व कर सकते हैं, दो ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5c4 1 अपॉन 3 रेज टू 4 1 सॉरी 2 अपॉन 3 रेज टू 1 और मतलब प्लस 5c5 1 अपॉन 3 रेज टू 5 2 अपॉन 3 रेज टू 0। ये समझा? दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 रेज टू 4 2 अपॉन 3 प्लस 1 5c5 1 इंटू 1 अपॉन 3 रेज टू 5 इंटू 1। अरे समझा ना? चलिए ठीक है, इधर 5 हो जाएगा 1 अपॉन 3 टू द पावर 4 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर ऑफ 5। क्लियर है? देखते सॉल्व कर सकते तो करेंगे। 1 अपॉन 3 टू द पावर 4 मतलब 3 3 3 3 9 9 जा 81 इंटू 2 अपॉन 3 बराबर है 5 2 जा 10 3 24 बराबर। इधर आते 1 243 कैसे
3 4 बार करोगे तो अभी 81 किया था आपने, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243, ये आया 11/243। अरे समझा, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6th थ्रो ऑफ अ सिंगल डाई। डाइस फेंकना है कितनी बार, एन का वैल्यू बराबर है 6 आने के चांसेस कितनी बार है डाइस पे, एक बार, कितने में से, तो क्यू का वैल्यू, ये समझ में आ गया। अरे समझा ना। अब उसने क्या बोला है, क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2, क्या बोलते बोलना, क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज। एट मोस्ट 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। 6 बार जब मैं डाइस रोल करूंगा तो उसे एट मोस्ट वर्ड यूज किया है। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 बार आएगा, या तो 1 बार या तो नहीं आएगा। मतलब अपने को इधर प्रोबेबिलिटी फॉर x विल बी 0 1 2। अरे बात समझा, तो यहां पे आ जाएगा 6c0 1/6 रेज टू 0 5/6 रेज टू 6। अरे ये समझा, प्लस 6c1 1/6 रेज टू 1 5/6 रेज टू 5 प्लस 6c2 1/6 रेज टू 2 5/6 रेज टू 4। बात समझा, ये पक्का समझा है। चलिए ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, इंटू 5/6 टू द पावर 6 प्लस 6c1 का आंसर 6 हो जाएगा, हाँ, इंटू 1/6 इंटू 5/6 टू द पावर 5 हो जाएगा। 6 से 2 को सॉल्व करेंगे, 6 5 4 कैंसल हो जाएगा ना, 2 1। समझा क्या किया, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 - 2 4, 4 और 4 इसके आ गया, कैंसिल कर दिया मैंने डायरेक्ट, इंटू 1/6 टू द पावर 2 5/6 टू द पावर 4, और कुछ कैंसिल, 1 जा 3 जा, और कुछ नहीं, तो ये हो गया 15। मतलब फाइनल आंसर लिख रहा हूं 5/6 टू द पावर 6 प्लस 6 और 6 कैंसिल, 5/6 टू द पावर 5 प्लस, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, यहां पे आ रहा है 15 इंटू 1/6 टू द पावर 2 इंटू 5/6 टू द पावर 4। क्लियर है, अरे समझाइए, पक्का, कंप्लीट। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। गिवन दैट x सच दैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n एंड p। 4 क्वेश्चन है इस सम के अंदर। यहां पे नया पार्ट पढ़ने वाले एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेराइंस। अब तक आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे, अब फाइंड करना एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेराइंस। देखना क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वन में क्या क्या दिया है। n दिया है 10, p दिया है आपको 0.4 एंड फाइंड करने बोला है e x एंड v ऑफ x, बराबर है। अब जब आपको p मालूम है तो p का रिवर्स करो तो क्या मिलेगा, तो आई कैन से p अगर 0.4 है तो q का वैल्यू, ये डन। अब मैं फाइंड कर रहा हूं e ऑफ x। e ऑफ x का फॉर्मूला है n इंटू p। इसको दूसरा भी बोलते हैं, मीन भी कहते हैं। e ऑफ x का दूसरा नाम है मीन वेराइंस, तो मीन वेराइंस भी बोल सकते हो, या तो n इंटू p। n का वैल्यू है 10, p का वैल्यू है 0.4, देयरफॉर इसका आंसर है e ऑफ x इक्वल टू 4। ये समझ गया। अब v ऑफ x फाइंड करेंगे। v ऑफ x का फॉर्मूला है n इंटू p इंटू q। n इंटू p तो मालूम है 4, इंटू q का वैल्यू 0.6,
या तो पूरा लिख के सॉल्व करो तो भी चलेगा, 2.4। सम समझ गया, बस इसी के साथ खेलते रहने का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताओ क्या दिया है इसी के अंदर। n इज इक्वल टू दिया है कुछ नहीं, p दिया है, p इज इक्वल टू 6, फिर e ऑफ x कितना 6, फिर फाइंड n करना है और v ऑफ x फाइंड करना है, बराबर है। p मालूम है तो q मिल जाएगा 0.4, समझा। अब e ऑफ x का फॉर्मूला, e ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n का वैल्यू मालूम है नहीं, p का वैल्यू 0. और ये इधर आएगा तो डिवाइड 6 अपॉन 0.6 इक्वल्स टू n, पॉइंट हटा दो, मल्टीप्लाई बाय 10, बराबर है, इज इक्वल्स टू n, n इज इक्वल्स टू n मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, v ऑफ x n इंटू p इंटू q, n का वैल्यू 10, p का वैल्यू 0.6 इंटू 0.4, 2.4। अरे समझा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। n इज इक्वल टू 25, e ऑफ x इज इक्वल टू 10, फिर फाइंड p एंड v ऑफ x। चलिए ठीक है, p भी फाइंड करते हैं, v ऑफ x भी फाइंड। e ऑफ x मालूम है तो e ऑफ x का फॉर्मूला n इंटू p, e ऑफ x क्या है 10, n कितना 25 इंटू p, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 10 अपॉन 25 इज इक्वल टू p, 5 2 जा 5 5 जा 0.4 इज इक्वल टू p। अरे समझा, p मिल गया तो q मिल जाएगा 0.6, p q मालूम है, n मालूम है तो v मिल जाएगा, v ऑफ x इज इक्वल टू n इंटू p इंटू q, दैट इज n का वैल्यू 25, p का वैल्यू 0.4, q का वैल्यू 0.6, मल्टीप्लाई करके आंसर आप लिख दो। क्लियर है। लास्ट सम देखना क्या दिया है, n का वैल्यू दिया है, e ऑफ x दिया और v ऑफ x फाइंड करना है। n का वैल्यू दिया है, e ऑफ x दिया है और v ऑफ x पूछा है, तो पहले n और e से पहले p फाइंड करोगे, p मिलेगा तो q और फिर v ऑफ x। ये असाइनमेंट में आपको देता हूं, आई जस्ट होप आप ये कर सकते हो। क्लियर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।